नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात में दम है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिले, एक और खास मेहमान के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर। कुलकर्णी सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत जय बहुत हिंद, जय धन्यवाद। भारत, भारत माता की जय। कुलकर्णी सर, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करनी है आपसे। और चूंकि टॉपिक इतने सारे हो गए और आपका वक्त बहुत मुश्किल से मिल पाता है, तो हमने एक दो सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाए हैं आपसे डिस्कस करने के लिए। सबसे हॉट टॉपिक है सर आज के लिए चिनाब ब्रिज, जिसमें एक तरफ तो पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है कि क्रेडिट किसको दिया जाए, क्रेडिट कौन ले, और दूसरा ये कि सर चिनाब ब्रिज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट, हमारा ट्रूप मूवमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट, उस रीजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट, इन तमाम पहलू पर बात करना है सर। तो सबसे पहले इस ब्रिज को आपने देखा सर, आर्क ब्रिज, बहुत शानदार ब्रिज बना है। बहुत गर्व की अनुभूति हुई है जब इस तस्वीर को हमने देखा, और वहां से जब वंदे भारत निकली है, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे वहां पर इसका उद्घाटन करने के लिए। तो एज अ सोल्जर और एज अ आर्मी ऑफिसर, आपको क्या फील हुआ सर ब्रिज को देख के? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। आई थिंक इंजीनियरिंग मार्वल, इंजीनियरिंग मार्वलस पीस ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि चिनाब ब्रिज जो है वो आईफल टावर से ऊंचा है। बिल्कुल। इट्स 359 मीटर्स टॉल। एंड जो अपना आईफल टावर है वो टिप तक 330 मीटर है। सो देखने में इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। एन आर्च ब्रिज। एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के। वो रेलवे लाइन जो जाती है उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक बोलते हैं। इट्स अबाउट 272 किलोमीटर किलोमीटर्स, लॉन्ग यस। रेलवे लाइन। और इसका जो सफ़र है, हम लोग दिल्ली से जब अगर चलें तो श्रीनगर 13 घंटे लगते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री ने वंदे भारत का उद्घाटन किया है कटरा टू श्रीनगर, आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेन्स, लग्जरियस ट्रैवल आई कैन से। और प्रधानमंत्री का आज का जो उद्घाटन है, इट्स अनदर दिस थिंग, क्योंकि आज 6 जून, और 6 जून को ही ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर शुरू हुआ लॉन्च था। किया था, एग्जैक्टली। उस मकसद से भी। एंड सेकेंडली, ये जो लंबा जो रेलवे लाइन है, जैसे उमर अब्दुल्ला खुद बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने भी बहुत कोशिश की कनेक्ट ब्रिज करने बनाने के लिए, पर सारे कनेक्शंस जो घाटी को थे वो टिल 1947 सब के सब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कश्मीर में आते चले हैं। गए। एक ही हमारे यहाँ से जाता था, वो था फ्रॉम पठानकोट, एंड इट वुड गो ओवर बनिहाल। उस वक्त बनिहाल टनल नहीं होता था, तो बनिहाल के ऊपर से रोड होता था। अब ऑफ कोर्स उसके बाद बनिहाल में टनल बना। और ये जो रेलवे लाइन है, जिसका फाउंडेशन was laid in 1983 और 84, as what अब्दुल्ला स्पीच टेल्स अस, कि वो कह रहे थे मैं 8वीं कक्षा में था जब इसका फाउंडेशन ले हुआ, फाउंडेशन याद हो। और कहते हैं आज मैं 55 साल का हो गया हूँ और तब ये आज कंप्लीट हो रहा देखने को मिल रहा है कंप्लीशन। सो इट शोज दैट इज अ लॉन्ग। और उन्होंने अपनी भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी जी को है। एक मेंशन बहुत वी गिव full credit to him, saying that he took that on a priority, a strategic priority, जिसके कारण ये बन एक्चुअली पाया। 2002 में इसको राष्ट्रीय परियोजना में डाल दिया गया था, Correct. सो दैट 100% फंडेड बाय सेंट्रल For गवर्नमेंट। 100% funded by central government, and it has some unique capabilities also. It can withstand 8 point on the Richter scale in an earthquake. It can withstand some strong explosions अगर गलती से कोई 40 हरकतें किलो करने तक का की कोशिश विस्फोटक करता है। झेल सकता And है plus it ब्रिज। passes through about, I think, 39 odd tunnels and 943 bridges. It covers so much of an area. So एक तरीके से देखा जाए तो वाकई काबिल तारीफ। और जैसे आप शुरुआत में कह रहे थे कि political controversy in India is a very common thing. There's nothing very, we should not get unnecessarily abused. But yes, कब फाउंडेशन दे किया, कब उसको प्रायोरिटी में डाला, और मोर इम्पोर्टेंट इस किस प्रायोरिटी से उसको कंप्लीट करने की जो कोशिश की, टू कनेक्ट JNK विद द मेन स्ट्रीम। एंड ह्यूज दिस थिंग कि आप देख सकते हैं, बूस्ट टू टूरिज्म, बूस्ट टू ट्रेड, बिकॉज आप चेरीज हुए, एप्पल्स हुए, जितने फ्रूट्स हैं वहाँ पे, मालगाड़ी से फ्रॉम सारा बिल्कुल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आना जाना, व्यवसाय, आना जाना, नॉर्मल ट्रैवल ऑल्सो। आप हम देखते थे वी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू एक दिन, जम्मू टू उधमपुर दूसरा दिन, जम्मू टू श्रीनगर तीसरा दिन, एंड श्रीनगर टू बारामूला चौथा दिन। और फिर बारामूला में जाने के बाद फिर हम
एक रात को हॉल्ट करते थे और हम फिर तंगधार जाते थे. सो इट यूज्ड टू टेक मी अबाउट 5 days ऑफ ट्रैवल. और अब आप देख सकते हैं कि 13 घंटे में फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर. So that's a huge this thing, mobilization of troops, चाहे वो लद्दाख में भेजने हो, चाहे जम्मू कश्मीर में भेजने हो, plus it passes close to पीर पंजाल. तो नॉर्मल जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स हैं, तो हम लोगों को सतर्कता, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स, मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स, जैसे ट्रेड, टूरिज्म. जनरली क्या होता था कि जब बर्फ गिरती थी या मौसम खराब होता था तो आना जाना बंद हो जाता था. एंड एवरीबडी यूज्ड टू ट्रैवल बाय एयर, एंड एयर इज वेरी एक्सपेंसिव. और ये तो अब सस्ता है. सो 24/7 365 days the railway line will be through. It's a huge thing, but a challenge because हमारे बीच में ऐसे तत्व हैं जो तोड़ फोड़ के बीच में लगे रहते हैं, तो हम लोगों को इसको निगरानी में बहुत जबरदस्त, सिक्योरिटी काफी अच्छी रखनी है वहाँ पे, निगरानी, सेफ्टी, सिक्योरिटी. और लोगों ने, क्योंकि ये दिस इज द प्राइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो लोगों ने भी मदद. सर ये इस रूट से अगर हम उधमपुर से या जम्मू से अगर ट्रूप्स भेजते हैं तो हम इस ब्रिज के जरिए कहाँ कहाँ ये ट्रूप्स भेज सकते हैं? ये देखिएगा, आप उधमपुर से श्रीनगर है, श्रीनगर टू बारामूला, फ्रॉम बारामूला इट कैन गो ऑल ओवर, फ्रॉम तंगधार, एज आई सेड, तंगधार मतलब व्हेन यू गो टू तंगधार एंड आगे तो आप मुजफ्फराबाद देखते हैं, पाकिस्तान पीओके का जो कैपिटल है वो आपको दिखता है. फ्रॉम हियर, फ्रॉम व्हेन यू गो टू बारामूला यू कैन गो टू गुलमर्ग, जोजिला पास, यू गो टू लद्दाख. सो द डिप्लॉयमेंट जो है अक्रॉस द वैली एनीवेयर प्लस इनटू लद्दाख, क्योंकि अभी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये वुड फैसिलिटेट मेकिंग इट अ स्टेट वेरी फास्ट. तो बहुत फर्क पड़ेगा. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द यूनिक इंजीनियरिंग मार्वल. लोगों को आना जाना, व्यवसाय में, टूरिज्म में, मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स में बहुत फर्क पड़ेगा. और एक मुझे लगता है कश्मीरियों को लगेगा कि एक वाकई a project of international standard which has a height higher than the Eiffel Tower. एक कनेक्टिविटी भी फील करेंगे वो 100, they'll feel पूरे देश के साथ connected. Yes, 100% better connected. Connected तो थे पहले भी, but better connected and faster. More important is very fast connection. सर मुझे लगता है कि अब ऐसे और ब्रिजेस होने चाहिए थे. मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 में जो है वो 1948 में पीओजे के एक तरह से कैप्चर हुआ. उसके बाद से जब हमारे हाथ से चीज़ें फिसली तो कश्मीर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जेएनके की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास और ब्रिजेस होने चाहिए थे, और रेलवे लिंक्स होने चाहिए थे, और प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे जो उस रीजन को कवर करे, जिससे कि हमारी स्थिति और पकड़, क्योंकि वर्नरेबल था इलाका, सेंसिटिव था, चाहे वो पाकिस्तान के लिहाज से हो, पाकिस्तान के टेररिस्टों के लिहाज से हो, तो हमें और मजबूत पकड़ चाहिए थी वहाँ पर. देखिएगा, इफ यू गो लिटिल बिट इनटू हिस्ट्री, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के लिए साइन किया था. 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जो हैं वो निर्णय नहीं ले सके कि उनको विलय भारत में करना है या पाकिस्तान में करना है. ऑप्शन 2 ही थे, आइदर इंडिया और पाकिस्तान. लेकिन उनका वो थर्ड ऑप्शन में वो शायद ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग इट द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट. तो वो इंडिपेंडेंस की तरफ उनकी सोच थी कि इल बी इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंस नॉट बैठा, पाकिस्तान बैठा, वो इंडिपेंडेंस ऑप्शन था ही नहीं. मैं कई किताबें पढ़ता हूँ, उस पर बोलते 3 ऑप्शंस थे, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस वाज नेवर एन ऑप्शन. ऑप्शन वाज वेरी क्लियर, आइदर यू ज्वाइन इंडिया और यू ज्वाइन पाकिस्तान. एंड वो भी इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए विथ विच कंट्री विल यू बी मोर ईजियर, क्लोजर एसोसिएटेड विद. तो ये जो था, तो जैसे आपने कहा कि कनेक्टिविटी जो थी टू वैली, जम्मू कश्मीर में घाटी जिसे बोलते हैं, दैट इज द वैली कश्मीर, उसकी कनेक्टिविटी वाज ऑल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पीओके, यानी कि उरी बारामूला से सड़क आ रही है टू दिस थिंग. और हमारे यहाँ से मैंने जैसे कहा कि एक ही सड़क थी, वो भी कच्चा रास्ता जो बनिहाल के ऊपर से जाता था घाटी को, और 2 एयर स्ट्रिप्स थे, और वो भी मट्टी वाले, एक जम्मू और दूसरा श्रीनगर. क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ. 22 अक्टूबर 1947 को जो रेडर्स हैं, ये जो खैबर पख्तूनवा से कबाली ने, बिल्कुल वो उन्होंने शुरुआत की, और वो मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए. अब मुजफ्फराबाद से लेकर के दे रीच्ड ऑलमोस्ट बारामूला, मतलब 50 किलोमीटर श्रीनगर से दूर
वो पहुंच गए थे, लेकिन एक ही ब्रिज था और उस ब्रिज को उड़ाया गया। और ब्रिज को उड़ाया गया, प्लस ये जो कबाली हैं इनको बोला गया था पाकिस्तान की तरफ से कि हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते, तो आप लूट मार कीजिएगा और जितनी भी आपको बारामूला से चीज़ें लूटनी है, तो वहाँ पे सुंदर लड़कियाँ, सोना चांदी जो भी था वो सब लूट करके, कईयों को तो उन्होंने मार दिया और औरतों के साथ बलात्कार किया, मार दिया। और सोना चांदी लूट करके जो भी था वो लेकर के, प्लस सम गर्ल्स ऑल्सो दे वर टेकन एज स्लेव्स फ्रॉम देयर। और ये जो कबाली थे क्योंकि पीछे गए, 24 अक्टूबर को वहाँ पहुँचे, उन्होंने जिन्हा को कहा था कि 26 अक्टूबर को ईद है, कल ईद है हिंदुस्तान में, तो ईद के दिन 26 अक्टूबर को उस साल में ईद थी, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बोला कि आप ईद मनाने श्रीनगर पहुंचे। तो वो वहां तक आने की तैयारी पूरी उनको हो चुकी थी, बट क्योंकि वो ब्रिज जो किशन गंगा के ऊपर था ऑन दैट मुजफ्फराबाद, उसको जब उरी वाला ब्रिज उड़ा दिया गया तो उसको रेस्टोर करने में 2 दिन लगे। प्लस ये जो कबाली थे ये सब लूट लेकर के पीछे गए अपने घरों में, तो वो 2 दिन का डिले मिला। और 26 अक्टूबर को जब महाराजा ने देखा ये सब गड़बड़ हो रही है, तो उनके भी जो फौज थी उनके पीछ पे भी फूट पड़ गई, सारे मुसलमान जो है अलग हो गए और हिंदू अलग हो गए क्योंकि उनकी फौज में। तो जिस कारण से फिर ये जब माहौल हुआ तो 26 अक्टूबर को साइन है, 27 अक्टूबर को भारतीय फौज लैंड की श्रीनगर में। और उस लैंडिंग में फिर आप देखते हैं कि किस प्रकार से उरी को बचाने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को महावीर चक्र दिया गया। कर्नल राय जो बारामूला में थे, श्रीनगर से आगे गए 26 अक्टूबर को, उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। राजेंद्र सिंह ब्रिगेडियर जो स्टेट फोर्सेस के कमांडर, उनको मरणोपरांत। फिर मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्होंने श्रीनगर एयरफील्ड को बचाया 3 नवंबर को, उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये जो सारी कार्रवाई हुई, और तब से लेकर के आज तक हम देखते हैं कि जो हमारा हिस्सा है हम उसको जम्मू कश्मीर कहते हैं, और जो पाकिस्तान ने हिस्सा पकड़ रखा है उसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। लेकिन सर अब जब बात चिनाब ब्रिज की हुई, पूरी दुनिया में खबर फैली, तो इसके साथ साथ अब बात उठाई जा रही है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमारा अप्रोच 47 की बात क्या रहा, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बांग्लादेश से लेकर इधर JNK और बाकी अगर हम राजस्थान और गुजरात की बात करें तो 1947 तो क्या अगर हम कहें कि जो अपने रक्षा मंत्री थे, आई थिंक एंटनी, yeah, he was the defense minister just before 2014 when the present government took charge. उन्होंने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली बॉर्डर एरियाज में ज़्यादा जोर नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार से दुश्मन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके आए, या चीन की तरफ से हो या, बट दैट्स कंप्लीटली चेंज इन द अप्रोच टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम लोग लास्ट विलेज नहीं बोलते, हम जो विलेज है वहाँ पे गांव, उसको फर्स्ट विलेज बोलते हैं। और वहाँ पे फिर गांव का जो उद्धार हुआ, कनेक्टिविटी हुआ, और उस कनेक्टिविटी के कारण गलवान में हम लोगों ने देखा कि कंपेयर टू पहले जिस प्रकार से सड़कें लद्दाख में बनी हैं, जिस प्रकार से सड़कें जम्मू कश्मीर में बनी हैं, जिस प्रकार से सड़कें सिक्किम में बनी हैं, जिस प्रकार से सड़कें अरुणाचल प्रदेश में बनी हैं, जिस प्रकार से सड़कें राजस्थान में बनी हैं, पंजाब में बने हैं, तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेमेंडस, ऐसे नहीं कि, बट पहले जो ग्रोथ था इट वॉज वेरी स्लो। और अभी जो बॉर्डर रोड्स हैं, ये जो जिनकी जिम्मेवारी है ये रोड्स बनाने का, टनल्स बनाने का, आप देख रहे हैं जोजिला का टनल बन रहा है, बाकी जो हिमाचल में टनल्स बन रहे हैं। तो ये जो टनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड, वाइडनिंग ऑफ द रोड्स, आप कभी जाइएगा जम्मू से उधमपुर और श्रीनगर एंड यू सी दोस 5 लेन रोड, वेरी इंप्रेसिव। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, लगेगा आप कहाँ पर हैं, और ये मैं अपने सामने देख रहा हूँ। सो बहुत फ़र्क पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है automatically we find there's growth, there's development, and that development and growth empowers the population. आप देखेंगे कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, आना जाना, टूरिज्म, खाना पीना, मतलब तरक्की जिसे बोलते हैं। और आज अगर हम लोग कश्मीर घाटी में जाते हैं तो 2 करोड़ टूरिस्ट अगर सालाना आते हैं, तो 2 करोड़ टूरिस्ट तो बहुत होते हैं। It's a huge number. And because the tourism is in JNK, is Vaishno Mata is one.
which takes a sizable, almost about 80-90 lakhs of tourists go बिल्कुल। to वैष्णो माता. उसके बाद घाटी में जाते हैं. एंड पहलगाम के बाद जिस प्रकार थोड़ा पहलगाम स्लो में डाउन में अभी, हुआ, मैं गया था। जरूर लोगों को लगा होगा, पर अब अब कनेक्टिविटी के साथ और आई थिंक द मेजर चेंज जो आया है लोगों के बीच में घाटी के अंदर है, उन्हें खुद लगने लगा है कि उनको मूर्ख बनाया जा बनाया रहा गया था इतने अभी दिनों तक. तक। और ये जो बार बार वो सोच रहे थे कि हम लोग मे बी मजहब उनको खींच रहा था उस तरफ, या मजहब, और प्लस दैट आर्टिकल 370 जो था, दैट ऑल्सो सोड द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म इन द हेड्स, और वो भी हट गया. एंड लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान जो है एक बिल्कुल ही मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मैं गया था सर अभी श्रीनगर, मेजॉरिटी ऑफ पीपल लोग कह रहे थे कि वी आर हैप्पी विद इंडिया, और वो ये भी कह रहे थे कि हम उन आतंकियों को खुद अपने हाथ से मारेंगे अगर वो मिल जाए तो, पहलगाम हमले को लेकर, क्योंकि एक बहुत एक सेंटिमेंट जो है वो इस बात का है कि उन आतंकियों ने न सिर्फ 26 लोगों की हत्या की बल्कि लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, और लाखों लोगों को भूखे रहने पर मजबूर किया, क्योंकि घाटी में टूरिज्म एकदम से खत्म हुआ तो सीधे उनके ब्रेड एंड बटर की बात आ गई, उनके रोजी रोटी की बात आ गई. बिल्कुल. तो एक रोष, एक गुस्सा है, और जो कि आप कह रहे हैं कि उनको रियलाइज है इस बात का कि अब तक उनको मूर्ख बनाया गया था, लेकिन जो रियलिटी है वो डेवलपमेंट में है, टूरिज्म में है, टेररिज्म में नहीं है, इस्लामोफोबिक होने में नहीं है, और विकास के रास्ते पर जाने में है. लेकिन सर, एज अ जनरल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये पहले की सरकारों में जो अप्रोच था बॉर्डर एरियाज को लेकर या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो इतना पॉजिटिव क्यों नहीं था? आप क्या सोचते हैं? मतलब इसके इसके पीछे का रीजन आपको क्या नजर आता है? सी पॉजिटिविटी emerges फ्रॉम हाउ स्ट्रांग द लीडरशिप इज. जो हम्म, अगर ऊपर लीडरशिप स्ट्रांग हो हम्म, और यकीन करें वो, अब जैसे बॉर्डर रोड्स हैं, अब बॉर्डर रोड्स को अगर आप पैसा नहीं देंगे, ज़्यादा अलॉटमेंट उसका से 3,500 करोड़ है या 2,000 करोड़ है, देन दे कैन डू नथिंग मच. क्योंकि आजकल जो भी इक्विपमेंट, अगर टनलिंग करना है आसान नहीं है, नहीं द बिल्कुल, बहुत इक्विपमेंट कॉस्टली हैज है। टू बी इम्पोर्टेड, और अब हिंदुस्तान में भी बनने लगा है. सो अगर इंपोर्ट करना है आपने, टनलिंग करना है, ब्रिजेस बनाने हैं, एक तो यू हैव टू हैव पॉलिटिकल विल कि हमने बनाना है. सेकेंड, यू हैव टू गिव देम दी allotment, plus you have to be able to give them the material to be able to do that. वो तब आता है जब आपको सोच है, और एंड यू मस्ट मीट द टाइमलाइंस. क्या होता है, नहीं तो जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं जब 8वीं कक्षा में था तब ये रेल ब्रिज का हमने सुन रहे थे कि कश्मीर में रेलवे ब्रिज आएगा, अंग्रेज तो लाए नहीं, हमने भी सोचा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन अब जब वो 55 साल के हो गए, तो ये जो डिटर्मिनेशन है, ये कई लोग बोलते हैं हमने फाउंडेशन ले किया, हमने इसकी सोचा, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज यू मस्ट एग्जीक्यूट, एंड एग्जीक्यूट करने के लिए यू मस्ट हैव द विल पावर, यू मस्ट हैव द wherewithal, and that wherewithal is in terms of पैसा, plus in terms of the material that will help you कीप इन पेस विद दी टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी भी है. अभी जैसे आप रास्ता बनाते हैं, अगर आप रास्ता बनाते हैं और देखते हैं हर बारिश में ख़राब हो जाता है, सो दैट मीन्स यू हैव नॉट, वो पैसे खाने वाली बात हो गई. आपको मालूम है, नाउ इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर ब्रिज चेनाब और दी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, इसका लाइफ उन्होंने दिया 120 साल. बिल्कुल. अगर उन्होंने 120 साल लाइफ दिया है, दैट मीन्स it should not necessarily live 120 years, it must live for more, but minimum life they have given is 120 years. So that's a very good thing. That's indicative कि अभी जो हमारे मेट्रोज बनते हैं, आप देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, this is all, once you have the desire, you have the willpower, and if there is political stability, and if there is no corruption, वेरी इंपॉर्टेंट इज करप्शन. आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में किस तरीके से ब्रिज गिर गए, ये हो गया वो हो गया. देन जनरल माहौल जो होता है कि एवरीबडी वांट्स इज कट, कि भाई आपको प्रोजेक्ट मिला है 5,000 करोड़ का या 300 करोड़ का, तो वो बंदा पहले ही मर्सिडीज बेंज खरीदेगा, फिर एक अपना घर बनाएगा, फिर जिसको उसने पैसे चरने हैं उसको चराएगा, एंड ही विल नॉट इवन स्पेंड 1,500, बट गवर्नमेंट प्रोबेबली में हैव अप्रोप्रिएटेड 5,000, बट ही इज नॉट इवन यूटिलाइज 1,500 करोड़. सो दैट मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉनिटरिंग, टाइम लाइन, डेडिकेटेड पीपल, सैकिंग पीपल, डंडा, ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत जरूरी है. डंडा डंडे काम नहीं होता.
डंडे के बिना काम नहीं होता है, एंड डंडा मारना है और यकीन करना है, और सब ने ऊपर से लेकर के नीचे तक ईमानदार, वफादार, और वो जिज्ञासा, वो और जिम्मेवारी, ये देश का है, मेरे देश का है। नेशन बिल्डिंग कैपेसिटी। That capacity building will automatically come provided you have that feeling of nationalism and patriotism कि मेरा देश है, मैं ये ब्रिज बना रहा हूँ, मेरे को लगना चाहिए अभी जो It's for our own country. and you know it is everybody's effort, हर एक का एफर्ट है ये। इट इज नॉट गुड टू क्रिटिसाइज एनीबडी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसने भी स्टार्ट किया, अब नहीं तो कई बार आप देखेंगे बड़े बड़े इस पे प्रोजेक्ट में होता है फाउंडेशन स्टोन लेड बाय इन सच एंड सच ईयर, एंड वो बस ठप, वैसे ही रहता है, लेट बाई रहता है। एब्सोल्युटली। अब बोगीबील एक रेल एंड रोड ब्रिज है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, कितने साल लग गए, कितने साल लगे, पर अब जब सरकार ने ठानी कि भाई अब ये कहेंगे नहीं साहब 18 साल से देवेगौड़ा साहब ने उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया, और फिर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब उसका जाके उद्घाटन किया। अब बताइएगा कहाँ देवेगौड़ा साहब कब प्रधानमंत्री थे और अब ये कहना कि इफ यू आर ओनली अलॉटिंग से, आपको मालूम है वो ब्रिज विल कॉस्ट सम सर्टेन अमाउंट, और आप थोड़ा थोड़ा ही दे रहे हैं, मे बी इकोनॉमिकली वी वर नॉट वेरी वेल ऑफ एट दैट टाइम, इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट है आप पैसा अगर अलॉट करते हैं, यकीन भी करना है वो पैसा उसमें लगना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, मतलब विल पावर होना चाहिए, बहुत जरूरी। और विल पावर के वजूद पे ही, मतलब एक तरह से कहेंगे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से काम किया गया, और उसके बाद आज तो बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत जबरदस्त, और काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन लिविंग फॉर द आर्म फोर्सेस, आप उनका रहने का स्तर देखिएगा, आप उनका खाने पीने का स्तर देखिएगा, आने जाने का देखिएगा, वो हर कोई एयर कंडीशन में ट्रैवल करता है, हवाई जहाज से ट्रैवल करता है, उनके तनख्वाहों में फ़र्क पड़ा है, उनके पेंशन में फ़र्क पड़ा है। सो देयर बीन अ improvement, and more important is maybe there were some compulsions of the previous governments not wanting to do it, or they couldn't do it because पैसा नहीं था, या बट ये पैसा बनाने की काबिलियत तब आती है जब आप देखते हैं कि मैं बनाता हूँ और चोरी नहीं करता हूँ, तो ऑब्वियसली नहीं तो इट विल गो ओनली इन सम पॉकेट्स। सो आई थिंक ओवरऑल political will is very very important, and the desire to catch the wrong man. You must sack the wrong man. You must punish the wrong man who would indulge in all this kind of, कि ब्रिज बनाया और गिर गया, तो हम लोगों ने छोड़ना नहीं चाहिए, किसी ने भी किया, अगर ब्रिज बनाया तो ये, और टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो टाइमलाइन बढ़ते हैं, कॉस्ट बढ़ता है, और फिर वो मुश्किल हो जाती है। सर दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। हमारे CDS अनिल चौहान जी का एक बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा, वर्ल्ड हेडलाइन भी बना। उन्होंने कहा था कि यस कुछ लॉसेस हुए हैं, इफ देयर इज वॉर देयर आर लॉसेस। ये बात जब सेना प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी तब भी इस बात का जिक्र किया गया था, लेकिन ये बहुत शॉर्ट सेंटेंस में था तो उसको बहुत नोट नहीं किया गया। लेकिन जब CDS ने कहा तब इस बात को हर एक शख्स ने, इनफैक्ट इंडिया में तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कि अपोजिशंस में है, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो सर CDS के बयान को कैसे देखें, क्या समझा जाए उनके बयान का मतलब? CDS ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि भाई जो नुकसान हुआ है इट्स नॉर्मल, और वी मस्ट नॉट लुक एट इट। अगर मैं कहूँगा आप अभी IPL का फाइनल देखते हैं एंड वन टीम विंस, ये नहीं कि उसने इतने कैच ड्रॉप कर दिए, अगर वो इतनी सेंचुरी बना लेता तो या 50 रन बनाता तो हम जीत जाते, ये होता है। द अल्टीमेट एम इज वेदर यू ड्रॉप्ड कैचेस और यू डिड, हु वन, more important is who won, and we give credit to the person who wins. So the credit, और ये जो बाल की खाल निकालने वाली बात होती है ना, आप ये हमें बताइए, that shows negativity in the persons who are asking for it. पहले अगर मुझे 99 नंबर मिले हैं गणित में और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताओ भाई 100 कितनों को मिले, मतलब माय गेटिंग 99 इज यूजलेस। इससे इंपॉर्टेंट ये सवाल है एक नंबर कम क्यों है तुम्हें? वो सो दिस इज नेगेटिविटी, एंड दिस नेगेटिविटी इज देयर इन सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड इन सम पीपल वांटिंग टू आस्क, वो जैसे बयान कर दिया सरेंडर, दिस इज ऑल इनकरेक्ट। इन फैक्ट इट वुड बी द अदर वे अराउंड, देन मुनीर को किसी ने कहा होगा पार्टनर यू बेटर सरेंडर टू नरेंद्र, अदरवाइज तेरा तो वो भी जो है वो भी चला जाएगा। सो इट इज लाइक दैट, यू नो, वी मस्ट सी पॉजिटिविटी। ये नहीं कि कितने गिरे पहले बताओ, व्हाई आर यू हेल्पिंग द एनिमी?
ये जो बातचीत हो रही है, इस तरह की नेगेटिविटी जो बातचीत हो रही है, और ये कहना कि भाई वी आर अ फ्री कंट्री एंड देयरफॉर वी आर अ डेमोक्रेसी, और हमें मालूम होना चाहिए लोकतंत्र में कि क्या, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑप सिंदूर इज एन ऑपरेशन विच इज ऑन गोइंग ऑपरेशन। जिस दिन ये ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा, दिस एन आफ्टर एक्शन रिपोर्ट, जैसे 1947 का साफ आता है। अभी जैसे बार बार पाकिस्तान कहेगा कि हमने 1971 में भारत के 120 हवाई जहाज गिराए। कहाँ 120 गिराए? भारतीय फौज कहती है 23 गिरे, और पाकिस्तान अब कहती है 45 गिरे, और उस वक्त 1971 में कह रहे थे हमने 120 गिराए, और चलते रहे 120 गिराए। तो ये जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, वी शुड नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, एंड वी मस्ट नॉट, वी मस्ट, ठीक है, पहले वी मस्ट डू व्हाट वी आर told to do. What is the aim? The aim is to defeat the terror. This was war on terror. This was ठीक, not हमने war on सीज फायर कर Pakistan. दिया, हमने जंग रोक दी, हमने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली। ऐसे इस तरह की मैं रोज जब डिबेट करता हूँ तो ऐसे कई सवाल आते हैं। कल मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट इंसान से बात कर रहा था, राजीव राय नाम है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो डेलीगेशन का हिस्सा भी थे। वो डेलीगेशन में गए थे दुनिया भर को ये बताने के लिए पाकिस्तान की करतूत क्या है, पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। लेकिन जब वो वापस आए तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होते, हमने सीज फायर क्यों कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमने सीज फायर क्यों कर दिया, हमने पाकिस्तान को छोड़ क्यों दिया, हम पीओके ला सकते थे। इस तरह की बयानबाजी ये जरूरी है क्या, या फिर ये मैं बता सकता हूँ आपको, ये सरासर गलत। अगर वो सांसद हैं, अगर उनको ये मालूम नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर आप कह रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है, नहीं, कल हमारे साथ शो में बैठे थे। या वॉट एवर दैट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज अ एम। व्हाट वाज द एम? द एम वाज वॉर ऑन टेरर, मतलब आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करना और आतंकियों को मारना। हमारा मकसद पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं था। बांग्लादेश मकसद था पाकिस्तान के ऊपर युद्ध और बांग्लादेश को बनाना, वो मकसद अलग है। और ये मकसद था वॉर ऑन टेरर, और उसको लेते हुए हम लोगों ने 8 जो आतंकी जो अड्डे थे उनको हम लोगों ने बर्बाद किया, जिसमें मसूद अजहर, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आपके जैश ए मोहम्मद, फ्रंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, कश्मीर टाइगर्स, ये जो भी थे, इनको सबको मारा। तकरीबन 100 से आतंकी ज़्यादा मरे। जो हर्ड मसूद अजहर कह रहा था कि काश मैं ही मर जाता जब उसके 12 या 14 परिवार के आदमी मारे गए, जिसके लिए पाकिस्तान ने 14 करोड़ रुपए उसके परिवार को दिया। उनके जनाजे में वो खुद शरीक हुए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान एक आतंकियों को सर पे चढ़ाता है, और ये उनका मुखौटा है, और इस तरीके से एक्सपोज हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हम जब पीओके की बात करते हैं, बार बार लोग कहते हैं कि हमने सीज फायर क्यों किया, पीओके ले लेते हैं। पीओके नहीं ले सकते हम इस तरह। हमारा मकसद पीओके लेना नहीं है। अगर हमारा मकसद इस वक्त पीओके लेना होता तो हमारा मोबिलाइजेशन, हमारी सोच, हमारा सब कुछ अलग होता। अप्रोच अलग होता। इट वाज नॉट पीओके, इट वाज ओनली वॉर ऑन टेरर। इट वाज नॉट फॉर ऑक्यूपेशन और टेकिंग पोजेशन ऑफ पीओके। वो हमारा उसके लिए मोबिलाइजेशन, उनके रिसोर्सेज सब अलग अलग होते हैं। तो देयर इज नो क्वेश्चन। सेकंड, सीज फायर क्यों किया? इट इज नॉट अ सीज फायर क्यों किया। सीज फायर किसने किया? हमारा मकसद क्या था? वॉर ऑन टेरर। उस वॉर ऑन टेरर के बाद इसको किसने रिटेलिएट किया? पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो हमारे चंदे के बेसिस पे हमला किया, सिविलियंस को उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद फिर हमने काउंटर किया, और जो उस काउंटर हमने जब रिटेलिएट किया, तब हमने उनके 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया। अब उन्होंने खुद कहा कि साहब 11 नहीं है ये तो, और 8 हमारे और जो एयर डिफेंस के एयर बेसिस थे, कम्युनिकेशन सेंटर्स थे, उसको भी हिंदुस्तान ने नष्ट कर दिया और ध्वस्त कर दिया। तो ये जो है, ये कहना किसी, इट इज ऑप सिंदूर इज एन ऑन गोइंग ऑपरेशन। इसको फ्रीज किया है अभी, इट्स ऑन पॉज, कि अगर पाकिस्तान फिर से नापाक हरकतें करने के लिए तैयार होता है तो we don't need an order. The order is already there. We can carry on here and after. तो ये जो बातें लोग करते हैं, probably they are not aware. उनको मालूम नहीं है कि सीज फायर क्या चीज़ होती है, the stoppage of fire और सीज फायर में क्या अंतर है, who has stopped it, whether POK क्यों नहीं लिया, we were winning. Certain operations जो भी होते हैं, they have a limit to which you can go. After which you will only go down, you cannot go up. So उसमें फायदा नहीं होता है. So what was the aim? Aim clear होना चाहिए. If the aim was war on terror, I think that was achieved fantastically. You conveyed
इन नो अनसर्टेन टर्म्स टू पाकिस्तान कि भाई आप लोग सुधरेंगे नहीं तो दिस इज अभी है वो। पाकिस्तान पूरे विश्व भर में इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट किया हमारे को हिंदुस्तान ने हमला किया, हमला हमारे को किया, निशाना हिंदुस्तान ने बनाया। मारा, आप हमको और पैसा दो, वो चीन के पास जा रहा है हमको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दो, J-30 दो, ये दो, वो सारे भर, मतलब पाकिस्तान में एक तरह से मातम मनाया जा रहा है और उस मातम को कवर करने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाया गया है। उनके एयर चीफ मार्शल जो उनके चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया अच्छा, गया उनकी हौसला अफजाई के लिए। जी। और हम लोग अपने ही देश के अंदर अपने अपने ही ही लोगों सरकार से का लड़ रहे हैं। क्या मनोबल कैसे गिराया जाए, इस तरह के सवाल पूछते हैं। मुझे कई बार लगता है ये जितने भी लोग पूछते हैं शायद हम इससे पूछ लें, हम ही को बुला लें, हम ही उनको क्लैरिफाई कर देंगे इवन इफ बट गवर्नमेंट इज वेरी कॉम्पिटेंट। बट यस, गवर्नमेंट मस्ट टेल देम कि इस तरह की बातें आप पब्लिक में ना कीजिएगा। अगर आपको शक है या यू आर पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन, अगर आप डेलीगेशन से वापस आए हैं तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेवेंट। मतलब आप ऐसे शक के साथ कैसे चले गए? बिल्कुल। और ऐसी बातें पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स की, वहाँ के अखबारों की हेडलाइंस बनती हैं कि वहाँ की सरकार से वहाँ की पार्टियां पूछ रही हैं कितने राफेल गिरे। वहाँ का एक बड़ा लीडर कह रहा था छिटपुट युद्ध था तो कुछ था ही नहीं ये, और एक राफेल में नींबू मिर्ची लटका के एक प्रोटोटाइप उड़ाना, ये विजुअल्स, ये बयान, ये सब पाकिस्तान में यूज़ किए जाते हैं धड़ल्ले से। एक मैं कहूँगा बहुत ही निंदनीय है और एक विडंबना है कि भारत एक लोकतंत्र है और पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं, तकरीबन मैं कहूँगा तानाशाही है almost तानाशाही शुरू है, से। या तो शुरू से, हाँ। उनकी फौज का कंट्रोल रहा है या फिर रिमोट से या डायरेक्टली। चीन इज अ वेरी कंट्रोल्ड स्टेट टोटली, वहाँ पे तो इसे कम्युनिस्ट पार्टी, सो वहाँ पे सवाल कुछ नहीं बोल हाँ, सकता। लोकतंत्र है यहाँ पे, किसी को कोई रोक-टोक ये ही नहीं नहीं है, है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड, आई थिंक बड़े बड़े नेता हो गए हैं, दे डोंट सीम टू नो कि अगर आपकी ड्यूटी है तो यू हैव राइट्स ऑल्सो। सो यू इफ एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच देन यू ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या Exactly. बोलना है और क्या नहीं बोलना बोलना है है। और किस विषय में बोलना है। मैं और आप हो सकता है गलती कर सकते हैं बातचीत में, बिकॉज वी कैन बी सीन एज नॉर्मल, बट Not पीपल हु आर taken the oath on constitution, are members of parliament, they must be very careful and they must think 10 times तो ओथ भी लेते before हैं, they मैं इस देश open की their mouth. संप्रभुता, इस देश की अक्षुण्णता को बिल्कुल। बनाए रखने की कसम खाता हूँ, ये तो Yeah, ओथ लिया it's जाता very है। important because they are the ones who take oath and then they become members of parliament. मुझे तो लगता है कईयों को तो अगर इस तरह की बातें करते हैं they should be punished. They should be absolute. You just can't come on television or normal rallies and say anything that you want to. It's not correct. Definitely Exactly. not correct. मुझे लगता है सर, हम लोग बात करेंगे तो इस बारे में सुधार जरूर आएगा और सुधार होना भी चाहिए। लोग जागरूक होंगे, लोग एंटरटेन करना ऐसे नेताओं को, ऐसे पॉलिटिशियंस को बंद करेंगे तो ऐसे बयानों में भी कमी आएगी। कुलकर्णी सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, अपना कीमती वक्त दिया और आपने तमाम सवालों पर खुलकर बातचीत की और तमाम पहलुओं पर प्रकाश भी डाला। तो ये थे संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ, जिन्होंने न सिर्फ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल्कि CDS के बयान पर भी खुलकर बातचीत की। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली।